यहाँ एक नई सस्पेंस और डरावनी शमशान घाट से जुड़ी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मैंने आपकी पसंद के अनुरूप 2600 शब्दों में विस्तार से लिखा है। यह कहानी पहले व्यक्ति में ऐसे सुनाई जाएगी जैसे आप खुद इस घटना के गवाह रहे हों। कुछ महीने पहले की बात है। मेरा दोस्त राहुल बहुत समय से एक चुनौती दे रहा था, अगर तू वाकई दिलेर है तो एक रात शमशान घाट में जाकर दिखा। मुझे उसकी इस बात पर पहले गुस्सा आया, फिर थोड़ा अहंकार भी। आखिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं बाइक उठाकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराने शमशान की ओर निकल पड़ा। यह शमशान घाट बरसों से वीरान था और लोग इसे अभिशप्त मानते थे। मेरी बाइक के हेडलाइट्स की रोशनी में कच्चा रास्ता धुंधला दिख रहा था। शहर के इस हिस्से में पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका हूं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और गंध घुली हुई थी। कुछ देर बाद बाइक रोककर मैंने गूगल मैप्स देखा। अब मैं शमशान घाट के बिल्कुल पास था। रास्ता सुनसान और अजीब तरह से सूनापन लिए हुए था। सिर्फ मेरे बाइक के इंजन की आवाज और हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसपास कहीं कहीं जले हुए पेड़ और पुरानी टूटी दीवारें नजर आ रही थीं। आखिरकार मैं उस बड़े लोहे के गेट के सामने पहुंचा, जिसके भीतर शमशान था। गेट जंग से भर चुका था, लेकिन थोड़ी ताकत लगाकर मैंने उसे खोल दिया। गेट की चरमराहट सुनकर ऐसा लगा जैसे मैंने किसी बहुत पुराने राज का दरवाजा खोल दिया हो। गेट के भीतर घुसते ही अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। चारों ओर बिखरी राख, कुछ टूटी फूटी चिताएं और सूखे पेड़, सब कुछ इतना अजनबी और डरावना लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं। मैंने अपनी बाइक किनारे खड़ी कर दी और कुछ कदम अंदर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कोई परछाई पीछे पीछे चल रही हो। जैसे ही मैं घाट के बीचों बीच पहुंचा, मेरी नजर एक चिता पर पड़ी जो आधी जली हुई थी। उसमें राख के बीच कुछ अधजले लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। मगर अजीब बात यह थी कि वहां एक छोटे बच्चे की सी हड्डी नजर आई। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने फोन की फ्लैशलाइट बंद कर दी। तभी मुझे किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। एक पल के लिए लगा कि यह मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी ने जैसे हल्के से पुकारा, रुको। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरी काली रात थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह हवा में सरसराते पत्तों की आवाज थी। मगर तभी एक ठंडी सांस मेरी गर्दन के पीछे महसूस हुई, मानो कोई बहुत पास खड़ा होकर सांसें ले रहा हो। मैंने बिना सोचे समझे तेजी से अपने पैर पीछे हटाए और बाइक की ओर दौड़ने लगा। मगर बाइक के पास पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। मैंने डर के मारे पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और तभी वह जकड़न अचानक गायब हो गई। बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि पीछे से फिर वही हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, रुको, मत जाओ। इस बार आवाज बहुत साफ थी, जैसे कोई बहुत करीब से बोल रहा हो। मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा एक धुंधली सी परछाई। यह परछाई एक आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसका शरीर धुएं की तरह हल्का था, मानो हवा में पिघल रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसने धीरे धीरे मेरी ओर इशारा किया। उसकी उंगली उस चिता की ओर थी जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। मैं कांपते हाथों से बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी बाइक ने भी उस शमशान की ऊर्जा को महसूस कर लिया हो और वहां से भागना नहीं चाहती हो।
वह परछाई अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बेहद धीमी मगर डरावनी थी। मैं बाइक छोड़कर भागना चाहता था, मगर मेरे पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। मैं वहीं खड़ा उस अजीब से दृश्य को देखता रहा। तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? उसने एक धीमी मगर गहरी आवाज में पूछा। मैंने डरते डरते कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं बस यहाँ से चला जाऊंगा। परछाई ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी उंगली से फिर उसी आधी जली हुई चिता की ओर इशारा किया और कहा, उसके नीचे एक सच दबा है जो तुमने देख लिया है। अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मेरा दिल घबराहट से उछलने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर चिता के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने लकड़ियों को हटाया, वहां एक छोटा सा पोटली मिली। उस पोटली के भीतर कुछ पुराने सिक्के और एक छोटी सी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया थी। यह क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। परछाई ने धीरे से कहा, यह बच्ची का श्राप है जिसे सालों पहले यहाँ जलाकर मार दिया गया था। किसी ने उसकी आत्मा को शांत नहीं किया। उसकी सच्चाई जानने वाले को यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत उस पोटली को वापस वहीं रख दिया और पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक ने बिना किसी रुकावट के स्टार्ट हो गई। मैं बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। मुझे लगा था कि शमशान से निकलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने कितनी ही दूर बाइक चलाई, मगर वही पगडंडी और वही पेड़ बार बार नजर आ रहे थे। अचानक मेरे बाइक की लाइट बंद हो गई और सड़क के बीचों बीच वही परछाई खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सूखी हुई आंखें, जले हुए गाल और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। तुम बच नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस घटना के बाद मेरी रातें पहले जैसी नहीं रहीं। ऐसा लगता था जैसे मैं शमशान घाट से वापस तो आ गया था, लेकिन वह जगह मुझसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। कभी कभी आधी रात को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, और जब मैं दरवाजे के पास जाता तो कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे अपने कमरे के कोने में हलचल महसूस हुई। मैंने आंखें खोलीं तो वह वही परछाई थी, जली हुई आंखें, बुझी हुई मुस्कान और उसके हाथ में वही लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया। तुम्हें वापस आना होगा, उसने धीमे मगर स्पष्ट शब्दों में कहा। मेरा गला सूख गया और मैंने बिस्तर से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर हिल भी नहीं पाया। ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे बिस्तर से बांध दिया हो। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर झुक रही थी। उसके होंठ हिले और उसने कहा, शांति तभी मिलेगी जब सब खत्म होगा। अगली सुबह मैं पसीने में लथपथ उठा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, मगर मैं जानता था कि अब और देर नहीं कर सकता। मुझे उस पोटली और उस आत्मा से जुड़ी सच्चाई का सामना करना होगा, वरना वह परछाई मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने दोस्त राहुल से इस बारे में बात की, लेकिन उसने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यह सब तेरा भ्रम है, वह हंसते हुए बोला। मगर मैं जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। उस परछाई का डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अगली रात मैं वापस उसी शमशान घाट जाने का फैसला कर चुका था। इस बार मेरे मन में डर नहीं बल्कि एक जिद थी, इस श्राप से आजादी पाने की। मैंने एक पुजारी से बात की जो शमशान से जुड़ी आत्माओं और तंत्र मंत्र के बारे में जानता था। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर वहां किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली है तो तुम्हें उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से करना होगा।
नहीं तो वह आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैंने धूप, अगरबत्ती और कुछ पूजा का सामान लिया और रात में फिर उस शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। रास्ता इस बार और भी सुनसान और डरावना लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा भी ठहर गई हो। हर पेड़ की छाया मुझे घूरती हुई सी लग रही थी। जैसे ही मैं शमशान के भीतर दाखिल हुआ, वहां फिर वही ठंडक और खामोशी थी। मैं उस आधी जली चिता के पास पहुंचा और पोटली निकालकर वहां रख दी। उसी पल मुझे लगा जैसे पूरी जगह पर अजीब सी हलचल शुरू हो गई हो। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी और सूखे पत्तों की सरसराहट से पूरा माहौल डरावना हो उठा। पुजारी की बताई विधि के अनुसार मैंने उस पोटली के लिए अगरबत्ती जलाई और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हर मंत्र के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास मंडरा रही हो। हवा में किसी के रोने और सिसकने की आवाजें आने लगीं। मैं कांपते हाथों से पूजा करता रहा और पोटली को आग में अर्पित कर दिया। जैसे ही पोटली जलकर राख हो गई, हवा अचानक शांत हो गई। वातावरण में जो अजीब सी बेचैनी थी, वह मानो खत्म हो गई हो। मैं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने चैन की सांस ली और बाइक पर बैठकर वापस जाने लगा। लेकिन कहानी का अंत नहीं। मैंने सोचा था कि इस रात के बाद मेरी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। अगली रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, तो कमरे में फिर वही ठंडी सांसों की अनुभूति हुई। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। तभी मेरे कान के पास एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, सब खत्म नहीं हुआ। तुमने हमें देखा है और अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और फिर कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। इस बार सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई परछाइयां। शायद कुछ रहस्यों को हमेशा बंद ही रहना चाहिए। शांति पाने की कोशिश में मैंने दरअसल किसी और भयानक चीज को जगा दिया था। ऐसा कुछ जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए।